हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जिसका नाम है ग्रोविन एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 2 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो मेन का एग्जाम हुआ था उस पेपर का हम आपको आंसर की बताएंगे। साथ ही साथ उन सभी 1 से 100 क्वेश्चन का विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी एक पूरी टीम है, उस टीम के साथ हम हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और जीएस के क्वेश्चंस की बारी बारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कृपया लाइक कर ले। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जीएस के पोर्शन की। और हमने जो सेट उठाया है वो हमने सेट सी उठाया है। अच्छा, ये प्रॉब्लम होने वाली है कि 4 प्रकार के सेट दे रखे हैं ABCD और सभी में क्वेश्चनों का क्रम अलग अलग है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारा जो है वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने आपका इसको लिंक दे रखा है। PDF के माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को अपना बारी बारी से मैच करा सकते हैं और ये पता लग सकता है कि आपके कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हुए। चलिए, तो सबसे पहले जीएस की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो दे रखा है एक्चुअली जीएस का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलान करने को दे रखा था। भाई का पुत्र क्या कहलाता है? आपको पता है भाई का पुत्र भतीजा कहलाता है। भाई की पत्नी क्या कहलाती है? आपको पता है भाभी कहलाती है। भाई की पुत्री क्या कहलाती है? आपको पता है भतीजी कहलाती है। ठीक है। और चौथा दे रखा है भाई के पिता। तो भाई के पिता जो है आपके क्या कहलाते हैं? भाई के पिता आपके पिता कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, दूसरा जो ऑप्शन है इसका सही हो जाना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे उचित विकल्प चुनना है। विभिन्न देशों के मध्य अंतर सशक्तता में वृद्धि कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंगीकार करने के फलस्वरूप क्या हुआ है? तो हम कह सकते हैं उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। एक आपका ऑप्शन चौथा नंबर भी दे रखा है, तो डिपेंड कर सकता है कि या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर हम 3 ऑप्शन को यदि हम देखें, अध्ययन करें, तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ये आंसर कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है, पूरी रूप से तो नहीं सही है लेकिन कुछ हद तक सही कह सकते हैं। तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही होना है। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए किस वर्ग में आरक्षित है? तो पहला ऑप्शन है जो पंचायती राज संस्था, यही आपका सही हो जाना है। आपको पता है 73वें संविधान संशोधन में आपके कुछ 243 अनुच्छेद में कुछ खंड जोड़े गए जो पंचायती राज संस्थान से क्या है संबंधित है। और आपका किस प्रकार की संस्था है? अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर क्या हो जाना है? पहला सही हो जाना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अब तक 1/3 सीटें क्या कर रखी है? आरक्षित कर रखी है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में जो आपका मूल पदार्थ होता है उस मूल पदार्थ से हम किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और नए उत्पाद के द्वारा पुनः हम मूल पदार्थ को प्राप्त कर ले, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि किसी भी मूल पदार्थ के द्वारा हमने कोई नए उत्पाद का निर्माण किया और पुनः उस नए उत्पाद से हम मूल पदार्थ न प्राप्त कर सके, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्या जल का बर्फ में बदलना, बर्फ से फिर हम जल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ कर हम दोबारा उस कागज को बना सकते हैं, है ना। प्लास्टिक का टूटना, ये आपके किस प्रकार के परिवर्तन हो गए? भौतिक परिवर्तन हो गए। जल और नमक का जो विलयन है वो भी आपका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं माचिस की तीली का जलना, है ना। लोहे का जंग लगना, लोहे में जंग लग जाती है तो क्या हम पुनः लोहे को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जली हुई माचिस की तीली से दोबारा हम तीली को नहीं जला सकते हैं। किसी पटाखे का फूटना, ये भी आपका क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यदि किसी पादप में वृद्धि हो रही, जीव जंतु में वृद्धि हो रही, तो वो भी किस प्रकार की द्वारा हो रही है? रासायनिक जो परिवर्तन उन्हीं के माध्यम से हो रही है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक प्रकार की क्या है? रासायनिक की क्रिया तो है। तो इसमें कहता है कि रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? आपके 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसमें आपका पादप की वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद 2 दे रखे हैं, लौह चूर्ण और बालू का मिश्रण, इसको आप चुंबक के द्वारा लौह चूर्ण को अलग कर सकते हैं, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। चौथा दे रखा जल का हिमांकन अर्थात जल का बर्फ में बनना, तो ये भी एक प्रकार का
भौतिक परिवर्तन है। तो ए और बी रासायनिक परिवर्तन है तथा सी और डी भौतिक परिवर्तन है। यदि ऑप्शंस में यदि हम पढ़ते हैं तो ऑप्शंस में बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत बुद्धिमानी से आपको आंसर चूज करना है। चौथे का सेकंड हो जाएगा केवल बी, लोहे में जंग का लगना। अच्छा, आंसर आपका ए भी है पादप की वृद्धि, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में ए व बी दोनों नहीं दे रखा है। इस हिसाब से आप चूज क्या करेंगे, केवल और केवल बी, यानी चौथे का दूसरा जो है ऑप्शन आपका सही होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको 4 संकेत दे रखे हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जब आप चालान वगैरह बनवाने जाते हैं तो वहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो साइन नोटेशन दे रखा है, इस प्रकार का एक साइन बना हुआ है। तो साइन का मतलब क्या होता है बेटा, इस साइन का मतलब होता है कि आगे आपका क्या है, एक प्रकार का नैरो ब्रिज है, यानी कि सकरा पुल है। दूसरा आपका साइन दे रखा है, इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 बच्चे इसमें जाते हुए दिख रहे हैं बैग टांगे हुए, तो जो 2 बच्चे बने हुए, तो ये आपका साइन बेटा हो जाता है कि आगे आपका स्कूल है। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है आपका, इस प्रकार से दे रखा है, इसमें ऐसे वाई टाइप का शेप बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, फिर एक दिया हुआ है। तो कह सकते हो कि ये आपका मुख्य रास्ता है और ये मुख्य रास्ते से एक बाईं ओर रास्ता कटा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाई सेक्शन बोलते हैं। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन दे रखा है, जो प्लस का साइन दे रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए आपका क्या है, प्राथमिक उपचार केंद्र है। आगे ये साइन हमको ये दर्शाता है। इसी प्रकार से एक साइन आपका आ जाता है, जैसे कि ऐसे दे देता है और इस प्रकार से साइन होता है, ये आपका रेड में बना होता है और ये आपका किसमें होता है, ब्लैक में होता है। तो फिर ध्यान रखना, आगे आपका क्या हो गया, इसमें आगे क्या हो गया, आगे आपका चौराहा हो गया। इसके बाद तुम्हारा साइन दे रखा है कि इस प्रकार से, जैसे देखा होगा इस प्रकार से बना होता है रेड में, तो ध्यान रखना। फिर ये जो साइन होता है, ये होता है नो स्टॉपिंग का, कि आपको वहां पे रुकना मना है, आपको रुकना मना है। तो इस प्रकार की ये 4 साइन है। तो सरल सा ऑप्शन था, कहता है कि आगे विद्यालय का निरूपण किस साइन के द्वारा होता है। तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखा है सेकंड नंबर, 5वें का सेकंड सही हो जाएगा कि आगे स्कूल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने के सबसे उचित कारण की पहचान कीजिए। तो इसका 6 का हो जाएगा चौथा नंबर सही दोस्तों, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण नियोजन का परिरक्षण करना। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन जो दे रखा है, कहता है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रमसाध्य क्षेत्र है। तो आपको दोस्तों पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अपने यहाँ लगभग 70-71% जो है क्या है, किसान रहते हैं, जो कि कृषि के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। तो 7वें का जो है 3रा नंबर सही हो जाएगा, कृषि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, कहता है 19वीं सदी में भारत से करारबद्ध असंगठित श्रमिकों के प्रवास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण की पहचान। तो हो जाएगा निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, यानी 8वें का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होने वाला है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन पहला है निरंकुश शासन तंत्र है, दूसरा है पूर्ण राजतंत्र, लेकिन पूछ रहा है आपसे 1789 से पूर्व। तो जहां तक मेरा मत है 1789 आपका पूर्ण राजतंत्र था। आपको पता है कि 1643 से 1715 तक आपके लुई 14वें थे, लुई 14वें के बाद लुई 15वें और लुई 16वें आए हैं और एक प्रकार का क्या था, राजतंत्र था। लुई 15वें 16वें की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के आक्रमणीय थे, है ना, अयोग्य शासक सिद्ध हुए। लेकिन लुई 14वां जो था उसने जो अच्छा शासक किया, लेकिन एक प्रकार का वो भी कैसा था, निरंकुश शासक ही था। उसका कहना क्या था कि मैं ही राज्य हूँ, अर्थात तानाशाही का भाव झलकता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे 9वें के दूसरे के साथ कि राजतंत्र था। अच्छा, बात करें फ्रांस में तो हम नेपोलियन बोनापार्ट की चर्चा ना करें तो बेकार है बेटा। आपको पता है कि 15 वर्षों तक बंदे ने राज किया, सन 1799 से लेकर 1814 तक इसका क्या रहा, एक तानाशाही रही। नेपोलियन जो व्यक्ति था क्या, सम्राट के नाम से जो है स्वयं को सम्राट के नाम से जाना जाता था। और 1815 में इनका क्या हुआ, 1815 में कह सकते हो कि इनके शासन का एक समाप्ति हो गई। 1815 में आपका वाटरलू का जो युद्ध हुआ, तो उस वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ, बोनापार्ट का काम खत्म हो गया, ये युद्ध में हार गया था। तो हम कह सकते हैं वाटरलू युद्ध का पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में हारा, तो आप याद रखना वाटरलू, और कब हारा तो आप कह सकते हैं सन 1815 में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम सभी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है और आपको प्रयास हमारा यही रहता है कि अच्छे आपके पढ़ाई से के क्षेत्र में अच्छे वीडियो डाले जाएं। और हमने आपको बताया भी था एक शॉर्ट वीडियो में कि आपको जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित और आपके जीएस के जो टॉपिक वाइज हम चर्चा किया करेंगे, है ना। तो यदि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो आपका ही दायित्व है
कि आप क्या करें कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, ताकि जो है हमारा भी मनोबल बेटा बढ़ा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। सूची 1 से सूची दूसरे को मिलाने को बोल रहा था। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझा की गई शक्ति क्या कहलाती है? शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा कह रहा बी, विभिन्न स्तरों पर सरकार के द्वारा मध्य साझा की गई शक्ति, तो संघीय सरकार हो जाएगा। सी नंबर जो है विभिन्न सामाजिक मुद्दों द्वारा साझा की गई शक्ति बहुलवाद कहलाती है। डी नंबर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति आपकी क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। इस प्रकार से 10वें का चौथा कूट जो है आपका सही होने वाला है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आंख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा का विनियमन और नियंत्रण करता है? तो 11वें का बेटा तीसरा सही हो जाएगा, परितारिका या फिर आइरिस। ये आपकी प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और बेटा आइरिस से वह भाग होता है आंख का, यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि आंख का कौन सा जो भाग होता है जो आंख की रंग का निर्धारण करता है, किसी व्यक्ति की नीली आइज है, किसी व्यक्ति की काली आइज है, किसी व्यक्ति की क्या भूरी आइज है, तो ये जो आंख का जो रंग होता है तो याद रखना ये तुम्हारा क्या आइरिस जो भाग है यही निर्धारण करता है। इसके बाद यदि क्वेश्चन कर दे कि कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, आंख का कौन सा भाग हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, तो याद रखना कि कॉर्निया जो भाग होता है आंख का यही जो है आई डोनेट करते समय हम कार्निया भाग का ही क्या करते हैं? कार्निया भाग को ही दान देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है अभी 11वें में ही रहते हैं, दृष्टिपटल रेटिना। रेटिना बात करें तो पिछला जो पर्दा होता है आंख का वो आपका रेटिना कहलाता है, चीजों की शिनाख्त करने में ये सक्षम होता है। और पुतली बात करें प्यूपिल, तो आइरिस के पीछे का जो छेद होता है ना, जो अंधकार पड़ता है तो लेंस को बड़ा कर देता है, जब प्रकाश बढ़ जाता है तो लेंस को छोटा कर देता है, तो ये आपका पुतली कहलाता है। तो 11वें का यदि सही आंसर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों 12वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित इसमें तृतीय क्षेत्र के कार्यकलापों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो जो कच्चे माल का जो उत्पादन जिन क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों वो आपके प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे कि आपकी कृषि का क्षेत्र हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, है ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो कच्चे माल से जो पदार्थ तैयार हो उस पदार्थ से हम किसी नए उत्पाद का निर्माण करें या फिर हम कहें विनिर्माण करें तो फिर वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि आपके कपड़ा का व्यापार हो गया, हस्तशिल्प हो गया, है ये सब आपके द्वितीय क्षेत्र आ गए। कोई खाद का निर्माण करना है तो ये भी द्वितीय क्षेत्र में आ गया। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीय क्षेत्र में समन्वय बनाए रखता है। और तृतीय क्षेत्र में बात करें जैसे कि हम कह सकते हैं संचार की सेवा हो गई, बैंकिंग की सेवा हो गई, है ना, कोई शिक्षा की सेवा हो गई, कोई बीमा की सेवा हो गई, तो वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कहता है तृतीय क्षेत्र के कार्यकलापों की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका कॉल सेंटर का कर्मचारी एक तृतीय क्षेत्र में आता है, वकील आपका तृतीय क्षेत्र हो गया, साहूकार तृतीय क्षेत्र हो गया। मछुआरे की बात करें तो मछुआरा आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, और कृषक भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। तो ऑप्शन के आधार पर यदि हम आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा केवल ए बी डी, यानी कि 12वें का चौथा ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद 13वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। मेमोरी की बात करता है, कहता है मेमोरी की निम्नलिखित इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कहता है मेमोरी का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर की मेमोरी की बच्चों बात कर रहा है, तो याद रखना सबसे छोटा भाग जो कंप्यूटर की मेमोरी का होता है वो आपका निबल हो जाता है। निबल के बाद आपका क्या हो जाता है? बीट हो जाता है। बीट के बाद आपका बाइट हो जाता है ना। बाइट के बाद आपका क्या हो जाता है? किलो बाइट हो जाता है। किलो बाइट के बाद आपका क्या हो जाता है? मेगा बाइट हो जाता है। मेगाबाइट के बाद क्या हो जाता है? आपका गीगाबाइट हो जाता है। इस प्रकार से मेमोरी बढ़ती है। और आपको पता है कि 1 किलोबाइट में यदि हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? 1024 आपके बाइट होते हैं, है ना। इस प्रकार से 1 मेगाबाइट की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि 1024 किलोबाइट होते हैं। इस प्रकार से गीगाबाइट की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं इसके बाद आपका टेराबाइट आता है। टेराबाइट में पूछेगा तो क्या कहोगे? 1024 क्या होते हैं? गीगाबाइट होते हैं। टेराबाइट के बाद बात करें तो आपका टेराबाइट के बाद आपका पेटाबाइट है, ठीक है। तो 1 पेटाबाइट में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, है ना। इस प्रकार से बेटा ये आपकी क्या है? ये आपकी जो है मेमोरी की
बढ़ती हुई क्षमता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और भी आते हैं आपके एक्सोबाइट आता है, जेटाबाइट आता है। तो ऑप्शन के आधार पर यदि हम इनको व्यवस्थित करें आरोही क्रम में, तो 13वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CABET, यानी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आपका आ जाएगा मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आपका पेटाबाइट। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्या दे रखा है, खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन, तो हम चारों ऑप्शन को बारी बारी से देखें तो कहता है सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है स्थानांतरित कृषि। बेटा इसको झूम खेती भी बोलते हैं और ये प्रायः उन आदमियों के द्वारा की जाती है जो एक स्थान पर लगातार न रहते हो, जो घुमक्कड़ स्वभाव के हों, जो बारी बारी से घूम कर जो है खेती करते हैं। तो इनकी खेती का जो मुख्य ध्येय होता है, ये किसी कृत्रिम विधि द्वारा खेती नहीं करते। ये पूर्णतः जो खेती होती है प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में इन्हें खेती करनी होती है वहां की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों वृक्षों को काट देते हैं, काट कर उनको वहीं पर जला देते हैं और अपने पुराने उपकरणों के द्वारा जो खेती की जाती है वो आपकी बेटा कौन सी खेती कहलाती है, स्थानांतरित खेती कहलाती है। यदि वहां की उर्वरता खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट जो जमीन पर जाके इसी प्रकार की पद्धति को अपनाते हैं और खेती करते हैं। और इस खेती में कह सकते हो कि आपका खेती में बहुत अच्छा उत्पादन नहीं होता है, साथ ही साथ जो है मृदा की उर्वरता की जो क्षमता है वो भी आपकी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस प्रकार की खेती झूम खेती कहलाती है। इसके बाद दे रखा है आश्रय पट्टी या फिर शेल्टर बेल्ट क्या कहलाती है। इसको बेटा थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहेंगे कि शेल्टर बेल्ट क्या होती है। देखो समझ लेते हैं। शेल्टर बेल्ट की बात करें तो आपको याद रखना है, शेल्टर बेल्ट में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। शेल्टर बेल्ट समझिएगा बेटा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अगर पूछा गया है तो हम बता देते हैं। शेल्टर बेल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक आपको वर्ड याद रखना है विंग ब्रेक, ठीक है। और आपको 2 शब्द और याद रखने हैं। क्या क्या शब्द याद रखने हैं आपको? एक याद रखना है विंडवर्ड साइड, और आपको एक याद रखना है विंडवर्ड साइड, एक आपको याद रखना है लीवर्ड साइड, ठीक है। इसको क्या मतलब हुआ इन शब्दों का? देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेंटर बेल्ट। सेंटर बेल्ट क्या होती है? तो सेंटर बेल्ट की बात करें तो ये भी आपके विंग ब्रेक भी एक प्रकार की बेल्ट ही है। क्या होता है दोस्तों, अक्सर जैसे कि हमारा खेत होता है, खेत में क्या है, हमारी कोई भी फसल लगी हुई है और फसल में क्या हो रहा है, और से क्या हो रही है, तेज हवाएं आ रही है। तेज हवाओं से आने से क्या होता है, आपकी फसल थोड़ी सी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ हमने कृत्रिम विधि द्वारा हमने यहाँ पर कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के द्वारा हमने यहाँ पर एक 4 दीवारी बना दी सीमेंट की, जो इस हवा को क्या कर पा रही है, इस हवा को इस ओर से हमने लगा दिया तो इस हवा को क्या कर पा रही है, रोक पा रही है। तो इस प्रकार की जो रोक हम लगाते हैं, जो ब्रेक लगाते हैं, वो बेटा क्या कहलाती है, विंग ब्रेक कहलाती है। यानी कि खेतों को हमने चारों ओर से सीमेंट के माध्यम से हमने क्या कर दिया है, सीमेंट की दीवार बना दी और हवा को रोक पा रहे, तो विंग ब्रेक है। दूसरा आपको दे रखा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट हम कह सकते हैं वहां पर भी बेटा हम क्या करते हैं, तेज हवाओं को रोकते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर हम जो है कोई दीवार नहीं बनाते हैं, हम प्राकृतिक माध्यम से, अर्थात हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, बड़े बड़े पेड़ पौधे ऐसे लगा दिए इस ओर से, और पेड़ पौधे लगाकर हम क्या कर पा रहे हैं, इस हवा को क्या कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। इस तरह से पेड़ पौधे लगा दिए और ये हवा को हम रोक पा रहे हैं पेड़ों के माध्यम से। तो फिर ये इस प्रकार हवा को रोकने को, तेज गति की हवा को रोकने को क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इस शेल्टर बेल्ट में 2 शब्द आपको याद रखने, एक विंडवर्ड साइड और एक आपका कहलाता है लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड क्या है, विंडवर्ड साइड जिस ओर से हवा आ रही है वो साइड बेटा आपका विंडवर्ड साइड कहलाता है, और उस हवा के आने की जो विपरीत जो दिशा है ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपकी लीवर्ड साइड कहलाती है। इस प्रकार से ये आपका आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट के बारे में मैंने बताया। इसके बाद कहता है घास या पतवार से ढकना आपका मल्चिंग कहलाता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है सीढ़ीदार खेत। हाँ, पहाड़ी जो ढलान होती है उस पहाड़ी ढलान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर देते हैं और वहां पर जो खेती करते हैं वो आपकी कैसी कहलाती है, सीढ़ीदार खेती। तो हम कह सकते हैं खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम वहां एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था बना देते हैं और वहां पर कृषि करते हैं, तो आपकी सीढ़ीदार जो है खेती कहलाती है। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा चौथा नंबर, सीढ़ीदार कृषि। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर बहुत सरल क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द छांटना था। तो चावल, गेहूं, मक्का आपको पता है एक प्रकार का अनाज है, नारियल अनाज की श्रेणी में नहीं आता है, तो नारियल आपका 15वें का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंसर। 16वें नंबर की ओर बढ़ते हैं।
घटनाक्रम को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों आपको बता दें कि जितना भी आपका मध्यकालीन इतिहास है या आधुनिक इतिहास है, तो क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बेटा कोई भी आप इतिहास को यदि पूरी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप पूरी तरह से डीप इतिहास की नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं, तो दोस्तों इतना तो कम से कम कर ही लीजिए कि कोई भी घटनाक्रम है, उस घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, इसके बाद घटना कब घटी, तो इतना तो दोस्तों याद ही रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्रकार से घटनाक्रम के काल पूछता है। तो आप थोड़ा सा, जब आपको घटना की तिथि नहीं याद होगी तो बेटा कैसे आंसर निकालोगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर करनी है और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको जैसा कि बताया कि हम बहुत जल्द जो है सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट के सेक्शन वाइज हम आपको वीडियो अपडेट करेंगे, जिसमें आपको हिंदी की कक्षा अलग मिलेगी, अंग्रेजी की कक्षा, जीएस की कक्षा और मैथमेटिक्स की कक्षा मिलेगी दोस्तों। तो कृपया करके इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो कृपया वीडियो को लाइक कर ले। हम आपके साथ बहुत मेहनत करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस आप भी अपना प्यार और सपोर्ट बच्चों बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर जैसे मैंने बोला, तो कहता है गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। पूरा उसने वर्णन दे दिया, लेकिन आपको याद रखना है कब किया। तो 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और महात्मा गांधी जी द्वारा 11 इनकी मांगे थी, 11 सूत्री मांगे थी। उन सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। तो इस कारण इन्होंने जो है साबरमती से समुद्र तट तक क्या किया था, पैदल यात्रा की थी, जो कि किसके नाम से जानी गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन कह रहा है सहयोग आंदोलन। आपको याद रखना है 1 अगस्त 1920 में लगभग हुआ। उसी के बाद तुरंत खिलाफत आंदोलन मई 1920 में हुआ था। ठीक है, तो मई और अगस्त का आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 में वो काला दिन था, जिस दिन अमृतसर में कुछ व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से जो है बैठक हो रही थी, है ना, और उस बैठक में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो रही थी, फिर भी जनरल रेजिन और डायर द्वारा वहां पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें काफी लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका जालियांवाला नरसंहार कांड कहलाता है ना, जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। इसके बाद आपका चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना कहाँ घटित हुई थी दोस्तों, गोरखपुर में घटित हुई थी। कब घटित हुई थी आपको याद रखना है, और किस कारण घटित हुई थी। तो आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारियों द्वारा एक रेलवे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और उसमें लगभग 22 लोग मारे गए थे, है ना। और उस 22 लोग मारे जाने की घटना आपकी क्या कहलाती है, चौरी चौरा कांड कहलाती है। और आपको यदि डेट पूछे तो आपको याद रखना है कि डेट लगभग इसकी 2 फरवरी 1922। फिर इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपको याद रखना है, बहुत सरल है। आपको 1930, 1931 और 1932 तीन आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था। ये आपकी इनकी क्या है, ये आपकी डेटें आपको याद रखनी है, 30, 31, 32। और आपका क्वेश्चन जैसे हम पूछे तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो इस प्रकार से हमने सबके आपके तिथियां और आपको सन बता दिए। तो इस आधार पर यदि हम विकल्प को चूज करेंगे तो 16वें का तीसरा जो कूट होगा वो सही हो जाएगा, CBDAE। सी मतलब 1919, बी मतलब 1920, डी मतलब 1922, ए मतलब 1930 और ई मतलब 1931। तो 16वें का दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होने जा रहा है। 17वें की बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो आपको पता है 3 प्रकार की सूची होती है। कौन कौन सी होती है, केंद्र सूची, है ना, जिसे संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची की यदि हम बात करें तो जहां पर केंद्र सरकार द्वारा नियम कानून बनाए जाए, है ना, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तांतरण ना हो, तो वो आपकी कहलाती है संघवर्ती सूची। संघवर्ती सूची में क्या राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद राज्य सूची की बात करें तो इसमें क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा पूरा नियंत्रण होता है। और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों का जो है इसमें समन्वय होता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, इन सूचियों को नियंत्रित करते हैं, जो कि समवर्ती सूची कहलाती है। अगर इसमें विषयों की बात करें तो लगभग 52 विषय होते हैं दोस्तों। और
यदि आपसे पूछे समवर्ती सूची का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। और यदि हम पूछे समवर्ती सूची के अंतर्गत, तो आपको पता है विदेशी मामले, रक्षा मामले, है ना। राज्य सूची की बात करें तो आपको पता है पुलिस हो गया, कृषि हो गया, भूमि सुधार हो गया, कारागार हो गया। और इसके बाद आपका क्या दे रखा था, आपका क्वेश्चन कह रहा था समवर्ती सूची। तो समवर्ती यदि सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में आपका कौन कौन सा आ जाना है। समवर्ती सूची में बात करें तो आपका जैसे शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, समाचार हो गया, है ना, वन हो गया, विवाह हो गया। तो इस प्रकार की आपके समवर्ती सूची में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन जो है समवर्ती सूची, अर्थात इसे केंद्र भी देखता है और राज्य भी देखता है। दूसरा, तीसरा रक्षा और मुद्रा किसमें चला जाएगा, संघ सूची में। और चौथा कृषि आपका चला जाएगा राज्य सूची में। तो 17वें का कौन सा सही हो जाना है, ए नंबर 1। इसके बाद 18वें की ओर बढ़े तो कहता है समूहों से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले दोस्तों कौन आता है, सबसे पहले आपका कौन आता है, उत्पादक आता है। इसके बाद कौन आता है, उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता की यदि हम बात करें तो उपभोक्ता आपके 2 या 3 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसे आप लोग प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, जो भोजन का, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और इनके द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाता है। जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो द्वितीय श्रेणी का, और जो इनके द्वारा और इनके द्वारा भोजन का निर्माण करता है वो आपका कहलाता है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। जैसे कि मनुष्य क्या करता है, उत्पादक, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, है ना, तो इनके द्वारा भी भोजन प्राप्त करता है और इनके द्वारा भी भोजन प्राप्त करता है। तो ये आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। पहला दे रखा है घास, तो घास किस में चली जाएगी दोस्तों, घास आपको अभी मैंने बताया उत्पादक में चली जाएगी। हिरण आपका प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, और हिरण को कौन खाता है, सेब, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। इसके बाद घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, ये भी बेटा घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प हो गया। घास, बकरी और मानव, तो आपका घास, बकरी और मानव। तो इस प्रकार से ये तीनों एक प्रकार की श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी कि BCD 18वें का चौथा ऑप्शन सही होगा, BCD। इसके बाद 19 नंबर कहता है कौन सा भंडारण उपकरण डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बेटा जिस हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो उन फाइलों को हम एक विशेष प्रकार का भंडारण करते हैं। उनको कुछ डिवाइसें होती है जिनमें जो है स्टोरेज होता है, जैसे कि आपकी CD होती है, DVD होती है ना, आपकी हार्ड डिस्क होती है, और बात करें जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है भंडारण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हार्ड ड्राइव आपकी क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी स्टिक भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि जॉयस्टिक और प्लॉटर जो है आपका वो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है ना। जॉयस्टिक का मोस्टली उपयोग हम किस में करते हैं, खेल वगैरह हम खेलते हैं उसमें ना, गेम्स जिसे आप बोलते हो, तो गेम्स में करते हैं। प्लॉटर क्या होता है बेटा, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑफसेट मशीन होती है या कोई बड़ी बड़ी हमको चित्र को प्रिंट करना है, तो उन बड़े बड़े चित्र को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। प्लॉटर के माध्यम से उन चित्रों का क्या कर सकते हैं, हम उन चित्रों को प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। 20 की बात करें, बहुप्रचलित नृत्य कथकली, आपको पता है, आप बनकर के आप लगाए होंगे, केरल, ऐसा भी नहीं है ना, आपको आता है। इसके बाद 21 नंबर की बात करें, देखो छोटा सा क्वेश्चन एक रीजनिंग का रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बहुत सारा सा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन, पेपर इतना कोई कठिन नहीं आया था। जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पेपर किया है तो मैं आशा करता हूं उनके 90+ सही हुए होंगे। और अपना जितना भी आपका स्कोर बना है बच्चों, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस आधार पर हम आपका एक जो है वीडियो जो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि कट ऑफ कितने जाने वाला है। पिछली बार तो काफी 2019 के पेपर में काफी हाई चला गया था ना, 192 लगभग उठा था। इस बार कट ऑफ कितने जाने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में अपने आपके जितने भी नंबर बने उस आधार पर आप हमें बताइएगा, तो हम आपको एक कट ऑफ के बारे में एक अच्छा सा वीडियो डाल देंगे। तो ऑप्शन दे रखा है 2, 5, 11। अगर देखो हम डिफरेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, 6 का। यहाँ पर डिफरेंस होगा 9 का। फिर यहाँ कितने का हो जाएगा, 12 का। यहाँ कितने का हो जाएगा, 15 का। ठीक है, तो फिर आप इन दोनों को जोड़ दो, तो 3, 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 6, 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11, 9 कितना हो गया, 20 हो गया। 20, 12 जोड़ो तो 32 हो गया। और 15 और 32 जोड़ो तो 47 हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
20। यदि आप इनका भी अंतर निकालें तो 3 का अंतर देखिए बन रहा है। इस प्रकार से ये रीजनिंग का एक सरल सा क्वेश्चन था जो सभी बच्चे कराए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपको पता है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है जो वो आपकी जनघनत्व के अंतर्गत आती है। तो चूंकि बिहार तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल के बाद केरल होता है, तो ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है, तो यही सही हो जाना है। और इसके बाद जो ऑप्शन दिए हैं तो उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, मतलब पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो 22 का सेकंड नंबर सही होने वाला है। 23 की ओर बढ़ते हैं। इसमें किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे पहले क्या था, चेरापूंजी था, और अब जो अपडेट हो गया है तो कौन सा सही हो गया, मासिन राम क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा बेटा होती है। 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। और इसके बाद 24 की बात करें, हमारे राष्ट्र में अनेकता में एकता का जो समारोह उत्सव मनाने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है प्रोग्राम, ये बच्चों जो है कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो आपका एक प्रोग्राम है, ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में अनेकता में एकता की बात आपका ये प्रोग्राम करता है। ठीक है, तो 24 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 25 नंबर जीएस का अंतिम क्वेश्चन। यदि अभी तक दोस्तों फिर से मैं बोलने जा रहा हूँ, यदि अभी तक आप मेरे पूरे वीडियो को आप देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो कृपया करके यदि वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो। और हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में आपको हिंदी की एक सेपरेट क्लास देने जा रहे हैं। 2019 का जो वीडियो का था उसको पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी अन्य एग्जाम है उसमें आपकी हिंदी हम पूरी अच्छे से कवर करेंगे। और जो हमारे छात्र हैं उन्हें पता है कि यदि हिंदी जो पेट वगैरह दे के आए हैं, कुछ एग्जाम्स दे के आए तो हिंदी पूरी में पूरी सही हुई है। इस पेपर में भी मुझे पता है कि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनकी हिंदी पूरी सही हुई है, 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। तो यदि आप एक्यूरेसी चाह रहे हो तो लगातार आप हमारे जितने भी वीडियो अपडेट हुआ करें उनको देखा करिए, उससे आपको निश्चित ही बेटा फायदा होने वाला है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई। तो याद रखना, आपकी पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान आपका इसमें सही होने वाला है। तो इस प्रकार से जीएस के 25 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने करा दिया। इस वीडियो के बाद आपको हिंदी का सेशन कंप्लीट कराया जाएगा। हिंदी के बाद आपके मैथ्स के सर है जो मैथ्स पूरी कंप्लीट कराएंगे, और मैथ्स के बाद आपकी इंग्लिश। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम केवल आंसर की में आंसर नहीं बता रहे हैं, हम आंसर का थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। तो दोस्तों यदि चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और जिन बच्चों तक आंसर की नहीं पहुंच पा रही है तो उनको इस चैनल को क्या करना है, उनको इस चैनल को शेयर भी करना है। और मैंने बताया जैसा कि 4 आपके सेट दे रखे हैं, सभी में अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग क्वेश्चन का जो क्रम है उसका जो है डिस्क्रिप्शन जो हमारे है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस PDF का लिंक दे देंगे जिससे आप वहां पर अपनी आंसर की को मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।